Hello viewers, how are you? I hope your study is running very well. You are watching YouTube channel Grammar Guru. Friends, पिछले वीडियो हमने फिगर्स ऑफ स्पीच को कवर किया था। पार्ट 1 में हमने पहले 7 फिगर ऑफ स्पीच के बारे में जाना। कुछ फिगर ऑफ स्पीच और भी इम्पोर्टेंट हैं जिन्हें हम आज दूसरे वॉल्यूम में यानी वीडियो नंबर 2 में डिस्कस कर रहे हैं। सो जुड़े रहिए मेरे साथ, वीडियो को अंत से ज़रूर देखें क्योंकि ये फिगर ऑफ स्पीच टीजीटी पीजीटी के लिए विशेष करके इम्पोर्टेंट हैं, तो उनको बहुत ज़रूर ये देखना चाहिए। सो डिस्कस करते हैं हम आज एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच से। इससे पहले मैंने फिगर ऑफ स्पीच जो कवर किए हैं, यदि आपने उनको नहीं देखा तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। उसके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उपलब्ध हो जाएगी। आइए जानते हैं एलिट्रेशन के बारे में। इन एलिट्रेशन consonant sounds or letters are repeated to create a memorable and melodic effect. This is very important. What are repeated? Consonant sounds or letters. Let's know by some example. C cells, C cells. आप देखेंगे C यानी S लेटर, फिर cells, फिर एक S लेटर, फिर C, फिर एक S लेटर, सेल्स में फिर एस लेटर्स। इस प्रकार से एस लेटर को कई बार रिपीट किया गया है। इस प्रकार से एलिट्रेशन यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच होता है। दूसरे एग्जांपल को जानते हैं। फ्रेश, फ्राइड, फिश। आप देखेंगे एफ, एफ एंड एफ, बार बार एफ का रिपीटिशन हुआ है। दैट्स वाई दिस इज अगेन रिपीटिशन ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। उसके बाद जानते हैं एक और फिगर ऑफ स्पीच को, दैट इज एंटीथीसिस। This is again very important. In antithesis, a literary technique, it represents opposite things or ideas in order to draw out their contrast. मतलब क्या हुआ? ये एक literary technique है. Actually, these figure of speech they are literary technique और literary device. लेकिन antithesis में क्या है? Opposite things को या opposite ideas को इस प्रकार से प्रेजेंट किया जाता है ताकि उनका जो कॉन्ट्रास्ट है, उनका विरोधाभास स्पष्ट रूप से स्पष्ट हो जाए। आइए जानते हैं कुछ एग्जांपल से। टू एयर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। दिस एग्जांपल इन द सेम लाइन, द सेम कोट इज वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन टीजीटी पीजीटी एग्जामिनेशन। सो दिस इज टू एयर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन इज एन एंटीथेसिस। नो पेन, नो गेन। This is again the figure of speech antithesis. Next one is speech is silver but silence is gold. You can see speech is silver, बोलना सिल्वर है लेकिन शांत रहना उससे भी ज़्यादा अच्छा गोल्ड है। इस प्रकार के एंटीथेसिस में टू अपोजिट क्वालिटीज़ को एक्सप्रेस किया जाता है। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच को आइए हम जान लेते हैं। दिस इज यूफेमिज्म। यूफेमिज्म क्या है? इन यूफेमिज्म agreeable and favorable terms of some person or objects or events which is considered an unpleasant and disagreeable are presented. What does it mean? In euphemism में क्या करते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें जो disagreeable हैं, ठीक है, लेकिन उन्हें एग्रीएबल तरीके से प्लीजेंट वे में हम प्रेजेंट करते हैं ताकि वह किसी को बुरा ना लगे, किसी को अप्रिय ना लगे। ठीक है, तो euphemism इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक ही इज टेलिंग अस अ फेयरी टेल। फेयरी टेल समथिंग वेरी इमेजिनरी, दे आर नॉट इन रियल। बट फेयरी टेल यानी हम ऐसा ना कह करके कि ही इज टेलिंग अ लाई। इफ आई से इफ ही इज टेलिंग अ लाई, it would be very disagreeable, it would be very unpleasant, but in agreeable and pleasant way I can say he is telling us fairy tale, but I know this is totally untrue, right? Next example I must know, he passed away. Passed away means died, death, but if I say he died, this would be very unpleasant, unfavorable. So to please him in pleasing manner I say he passed away. So here is euphemism occur. Next is he is economically challenged. This is some agreeable form to be poor.
indirectly I can say he is poor, but it would be very disagreeable, unpleasant, so I can say economically challenged. Next, resting in peace. Again, died. Resting in peace means died. If I say somebody died, it would be again very unpleasant and unfavorable, but I say in pleasing way, he is resting in peace. Next, meet to the maker. It means meet to the death, means to die. Meet to the maker means विधाता से मिलना, यानी it will happen only after death. If I say I will kill you, yeah, you will die soon, it means it will be disagreeable, so I can say in agreeable form, meet the maker. 6 feet under, this is very frequently asked question. 6 feet under अर्थात 6 फीट गहरा, यानी 6 फीट गहरा मीन्स bury somebody, यानी die somebody. So this would be agreeable form rather than using die or death. So in euphemism you can say the words are those words they are unfavorable, unpleasant, are used in pleasing way or favorable one. Let's know some more figures of speech. This is irony or sarcasm. This is very important figure of speech. In this figure of speech, uses of words that conveys the opposite of their literal meaning. इसका मतलब है कि जैसा कहा जा रहा है तो उसका जो मीनिंग है वो अपोजिट होता है जैसा कि लिटरल मीनिंग होना चाहिए। एक्चुअल में जो मीनिंग है उसके अपोजिट ही उसका मीनिंग वो डिपिक्ट होता है आयरनी और सार्केज्म में। दे आर ऑफन यूज इन अ ह्यूमरस मैनर, पर इसका यूज जो है बड़े ह्यूमरस मैनर में करते हैं। आइए जानते कैसे। ऑन पुअर परफॉर्मेंस वन प्रेजेस वेल डन। यदि किसी का परफॉर्मेंस बहुत ख़राब है, हम जानते हैं कि इसका परफॉर्मेंस ख़राब है, लेकिन हम उसको उस तरीके से नहीं कह सकते क्योंकि इससे उसका क्या होगा, यानी जो एक्चुअल में लिटरल मीनिंग क्या है कि उसका परफॉर्मेंस इज़ नॉट गुड, स्टिल वी से वेल डन। उसको हमने जो इस तरीके से एक्सप्रेस किया, हियर इज आयरनी और यू कैन से सार्केज्म। नेक्स्ट वन इज एनाफोरा। In anaphora, the repetition of the same word or the phrase at the beginning of the successive clause or verses. Anaphora में क्या है? Repetition of the same word or the same phrase. आपको ध्यान हो, alliteration में consonant sound या letter का ही repetition होता था, लेकिन यहाँ पूरे word का repetition हो रहा है। दूसरी बात कहाँ हो रहा है? The beginning of the successive clause or verses. Let's know by some example. I came, I saw, I conquered. Again, I and I and I, you see. Thus, this word I and I are repeated to the successive clause or the successive verses. That's why here is anaphora. Next example. Every morning, every afternoon, and every evening. You can see every and every and every. This word is repeatedly at the beginning of the successive clause. That's why this is anaphora. If I talk about epigram, in epigram it is rhetorical device, that is satirical statement, that is memorable, brief and interesting and uprising. यानी rhetorical device है, satirical statement है। एपिग्राम क्या एक सैटेरिकल स्टेटमेंट है, लेकिन कैसा ब्रीफ है और इंटरेस्टिंग है। एक एग्जांपल से जानने की कोशिश करते हैं। क्या है? द टर्म एपिग्राम कम्स फ्रॉम ग्रीक। कभी कभी इस प्रकार के क्वेश्चन पीजीटी टीजीटी पूछे जाते हैं कि एपिग्राम कम्स फ्रॉम, दिस इज ग्रीक। सो दिस इज इंपॉर्टेंट फैक्ट आई डिड नोटिस यू, राइट? No one can make you inferior. Here again this is epigram occurs. An epigram is a concise and witty statement. This is important. This is witty statement, right? That conveys a thought or the observation. It is generally used to entertain the readers. तो epigram का use readers को entertain करने के लिए किया जाता है।
आइए एग्जाम्पल से जानते हैं। एन एपिग्राम इज अ क्लेवर, विटी और सैटारिकल फ्रेज और लाइन ऑफ पोइट्री। तो एपिग्राम के बारे में हमने इतना सब जाना, आइए जानते हैं कुछ और फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में। दिस इज द नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच, दिस इज पैराडॉक्स। व्हाट इज दिस एक्चुअली? पैराडॉक्स figure of speech is a statement that appears to be contradict itself. It contains some truth. तो पैराडॉक्स में कॉन्ट्रडिक्शन होता है लेकिन इसमें कुछ ट्रुथ भी होता है। So that's why this is the paradox one. Let's know by some example. This is beginning of the end. This is beginning of the end. So you can say these are the contradictory words, but this is fact, it's a beginning of the end. All animals are equal, but some animals are special. You can see equal and special, they are contradictory words, but this is some fact. So here paradox occurs. He is wise fool. This is very important example. Very frequently this line happens to be appear in competitive examinations. Wise fool. Both the words are the contradictory one. Next one is metonymy. In metonymy, in this figure of speech, one word or the phrase is substituted for another with which it is closely associated. बहुत ही इंटरेस्टिंग है मेटोनिमी। इसमें क्या है कि एक वर्ड का प्रयोग या एक फ्रेज का प्रयोग किसी दूसरे फ्रेज के लिए, किसी दूसरे सेंटेंस के लिए सब्स्टिट्यूट के रूप में यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, press means news media, cup means some beverage, and Bollywood it means Hindi cinema, Hollywood it means English cinema. So these are the words they are replacing, they are substituted for the other words. So here metonymy occurs. But next one is synecdoche. In this figure of speech, part is used to represent the whole and vice versa. What does it mean vice versa? Part to the whole and whole to the part. synecdoche में part to the whole and whole to the part इस तरीके से यूज किया जाता है। part for whole, आइए जानते कैसे। He eats like a pig. It means, दूसरे एग्जाम्पल से जानते हैं, wheels means vehicles. He is running on wheels, it means he is running by vehicles. The White House, it means house of the president of USA, right? If you say bread, it means you are talking about food. If you say boots, it means you are talking about soldiers of the forces. So in synecdoche, part to the whole and whole to the part. In this word, this is part, but the whole word is soldiers of the troops. So let's know some more figures of speech I am talking about. This figure of speech I am talking about, this is pun. This is very important. In this figure of speech, it is a play on words of similar sounds but different meaning. Very interesting. Similar sound words का use हम करते हैं जिनका meaning different होता है. And generally the pun figure of speech creates humor. Like for example, is life worth living? It depends upon the liver. You can say the words, they are similar in sound but different in meaning. Living and liver, right? Next word you can say librarian is a great bookkeeper. You can say librarian and bookkeeper are the same, but they are same meaning and different words. So using such a word, they create humor to the readers. Next figure of speech I am talking about, this is litotes. This is very important one. In this figure of speech, double negative words are generally used to create a positive meaning. Very interesting. Double negative words are used for what? To create positive meaning. For example, he is no mean man. No mean, negative and negative. It means positive, yani no mean man means somebody good. Good man.
तो डबल नेगेटिव मीन्स पॉजिटिव वन. The next figure of speech, this is circumlocution. Circumlocution. Okay, this is again very important. In this figure of speech, too many words are used not to talk in concise but round talk or vague talk. In this figure of speech, too many words are used not to say something directly but round way you are talking. So this is circumlocution. That statement of his was purely an effort of imagination. इतनी बड़ी बात को आप ऐसे कह सकते हैं, he is talking totally lie, या his talk is totally on imagination. But you can see that statement of his was purely an effort of imagination, यानी उसकी सारी बातें काल्पनिक हैं. तो ये राउंड वे में टू मैनी वर्ड्स का यूज़ करके हमने यूज़ किया है. दैट्स वाई हियर कमिट्स circumlocution. Next one is climax. This is again very important in climax. In this figure of speech, words, phrases and sentences are arranged in a manner to increase importance. फ्रेज और वर्ड्स को इस तरीके से हम यूज़ करते हैं, इस क्रम में अरेंज करते हैं कि उससे एक रिटोरिक इम्पोर्टेंस क्रिएट हो जाता है. लेट्स नो बाय सम एग्जांपल. What a piece of man, how noble in reason, how infinite in faculties. Here you can say, here commits climax. Guys, some more figures of speech I am talking about, so let's know them. This is anticlimax or bathos. In this figure of speech, in anticlimax or bathos, opposite of climax. This is opposite of climax. In climax, what happens? The sequence of words are arranged in a manner to create humor, but here the words of the phrases are arranged in a decreasing manner. Signifies ludicrous descent from higher to lower. In decreased manner, या thoughts और words का हम use करेंगे. For example, he sold his house, he sold his car, and he went abroad. बड़े से छोटे की तरफ हम यूज़ करते हैं. इस प्रकार से यहाँ पर हम एंटी क्लाइमैक्स या बेथस का यूज़ करते हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज द ट्यूटोलॉजी ऑफ लियोनाइज. इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, रिपीटिशन ऑफ द वर्ड्स ऑफ द आइडियाज इन डिफरेंट वर्ड्स. दिस इज an interesting fact. Different words or idea repeated or represented in different words. Like, for example, it is privilege and the birthright of every man to express his ideas without any fear. You can see fear, privilege and birthright, the same meaning, but used in a manner to create some rhetoric in poetry and influence. So guys, this is all about figure of speech. I think you find this video very informative. If you think this is useful for you and I have done some effort for you, so please recognize my efforts. Do subscribe and share, comment, so I can come to know what you want from me. Stay motivated. Thank you for watching.